एनपीएस वर्सेस ओपीएस मुद्दा क्या है? और 15 जुलाई 2024 को स्टाफ साइट जेसीएम की मीटिंग थी वित्त मंत्रालय के साथ में एनपीएस को लेकर। तो उसका क्या निष्कर्ष रहा, आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण जानेंगे। आपको बता दें, 24 मार्च 2023 को निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में घोषणा किया था कि हम एक कमेटी गठन करेंगे जो एनपीएस की खामियों के ऊपर में या उससे जो इश्यू आ रहे हैं उसके ऊपर में स्टडी करेंगे और जो पूरी रिपोर्ट है वो एक कमेटी सबमिट करेगी। अब ये कमेटी जो है भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाएगी और इसलिए भी इसे टीवी सोमनाथन कमेटी कहा गया। अब इस कमेटी बनने के बाद में भी सरकार कभी गंभीर नहीं रही कि हम एनपीएस को हटाएंगे, वो ओपीएस को बहाल करने के मूड में नहीं थी। आपको इस बात का पता इसी से लग जाएगा कि 6 अप्रैल 2023 को इस कमेटी के गठन होने के बाद भी दिसंबर 2023 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक क्वेश्चन के दौरान ये क्लियर कर दिया था कि हम एनपीएस को नहीं खत्म करेंगे। अब सरकार के लिए ये टेढ़ी खीर अब तब बनने जा रही है जब सरकार तीसरे कार्यकाल में दोबारा सरकार में आ चुकी है और इसके साथ ही विपक्ष भी काफी मजबूत है और विपक्ष उन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है जिससे आगे आने वाले आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फायदा हो। इसी को लेकर 10 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय की तरफ से स्टाफ साइट जेसीएम को एक लेटर लिखा गया और उन्हें एक आमंत्रण दिया गया कि आप 15 जुलाई 2024 को आए और हमारे साथ में वार्ता करें कि इस एनपीएस के रूप में क्या विकल्प हो सकता है या इसमें क्या रास्ता हो सकता है। आपको बता दूं कि सरकार एनपीएस को बंद करने के मूड में नहीं है, हाँ, लेकिन सरकार चाहती है कि एनपीएस का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए या कुछ गारंटी वाला एलिमेंट इसमें ऐड किया जाए। अब आपको मैं बताऊं कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस, ओपीएस के क्या फायदे थे और क्या नुकसान सरकार को लग रहा है और एनपीएस के क्या फायदे सरकार गिना रही है और कर्मचारी क्यों इसको नहीं लेना चाहते। चलिए थोड़ा एक नजर इस पे डाल देते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम उन सारे सरकारी कर्मचारी को जिन्होंने कम से कम 10 साल सर्विस पूरा कर लिया है, उनके लास्ट बेसिक पे प्लस डीए का 50% पेंशन सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में सरकारी कर्मचारी के पेंशन का पूरा भुगतान सरकार करती है। सर्विस के दौरान उनके पे से किसी भी प्रकार की राशि या कोई प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। अब चूंकि उन्हें पेंशन लास्ट बेसिक पे प्लस डीए के आधार पर दिया जाता है तो साल में जब भी 2 बार डीए बढ़ता है तो उसके साथ में उनकी पेंशन बढ़ जाती है और ये केवल ओपीएस के अंदर लागू होता है। ओपीएस के लाभ कुछ ऐसे हैं, यह सेवानिवृत्ति के बाद में जीवन भर आय का आश्वासन देता है। इसमें एक जो तय फॉर्मूला है उसके तहत उनको पेंशन दी जाती है लास्ट बेसिक पे प्लस डीए या फिर जो उनके पिछले सर्विस छोड़ने के समय जो पिछले 10 महीने का जो वेतन का एवरेज होता है, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो उनके पेंशन पे लागू किया जाता है। पेंशन के भुगतान के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है। पेंशन पर होने वाला खर्च सरकार वहन करती है। और यही नहीं, सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के बाद उनके जो जीवन साथी होते हैं या नॉमिनी होते हैं उनको भी उसी आधार पे पेंशन लगातार जारी रहती है। अब सरकार इसके नुकसान क्या गिनाती है? यह केंद्र और राज्य सरकार पर एक बहुत बड़ा बोझ है। पेंशन के लिए कोई कोर्स नहीं बनाया गया है या फिर ऐसी कोई कमेटी या कोई संस्था नहीं बनाई गई है जिससे कि सरकार की देनदारी कम हो सके या इस बोझ को सहन किया जा सके। ये टिकाऊ नहीं है क्योंकि पेंशन की देनदारी हर साल सरकार के ऊपर बढ़ती जा रही है। और तो और सरकार कहती है कि बहुत अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों की जो उम्र है या फिर वो बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई है, तो उसके कारण ऐसा होता है कि सरकार को पेंशन ज़्यादा लंबे समय तक देना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए एनडीए सरकार ने 2004 में ओपीएस को बंद कर दिया और एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया। एनपीएस एक पेंशन योजना है जिसमें 60 साल की उम्र तक आप कुछ अंश या कुछ राशि दान कर सकते हैं और उसके बाद आपकी उसी से पेंशन बनती है। अब इसके अंदर सरकारी कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% और इसके साथ ही सरकार इसमें 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देती है। अगर मान लें कि 50,000 किसी की पेमेंट है तो 10% यानी कि 5,000 रुपये सरकारी कर्मचारी देगा और उसका 14% यानी कि 7,000 रुपये सरकार उसके खाते में डिपॉजिट करेगी। अब रिटायरमेंट के वक्त ये बताती है सरकार की 60% राशि हम आपको दे देंगे और 40% राशि जो है वो हम अपने पास में रख के उसी से हम आपकी पेंशन बना देंगे। इसके फायदे भी गिना रही है सरकार बोलती है जो आप 60% निकाल रहे हो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। वो ये बोलती है कि कर्मचारियों के पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो एनपीएस के अंदर में किसी अदर स्कीम को अगर वो स्विच करना चाहे तो वो उसको स्विच कर सकते हैं, या यूँ कहे कि उच्चतम रिटर्न वाले या पेशेवर कोई जो फंड मैनेजर है उनका वो चुनाव कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस के नुकसान क्या है? वो ये है कि इसकी पेंशन राशि कोई तय नहीं है, ये बाजार जोखिमों के अधीन है। हो सकता है कि आपका पैसा जिस फंड में लगा हुआ है वो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। अच्छा, कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि हमारे में से कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक शेयर बाजार, इक्विटी या फंड मैनेजर के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कठिन विकल्प हो सकता है कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे।
तो हमें दोबारा से ओपीएस दिया जाए। अब सरकार की समस्या ये है, दुविधा ये है कि पिछले 20 साल से जितने भी एनपीएस का पैसा था, कई करोड़ रुपए, वो उसने शेयर मार्केट में लगा दिया। अब सरकार को लगता है कि अगर ये पैसा किसी ना किसी कारण से अगर शेयर मार्केट से निकाला गया तो शेयर मार्केट धराशायी हो सकता है, क्रैश हो सकता है, या जो भी रीजन हो। तो अब इसके लिए सरकार ने बोला कि भैया हम एनपीएस तो नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ एनपीएस के बीच का हम रास्ता निकालते हैं। तो एनपीएस के मेकओवर के लिए एक नया पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है, जीपीएस। ठीक है, ये जीपीएस वो वाला जीपीएस नहीं है जो आपके मोबाइल में होता है, ये जीपीएस है गारंटीड पेंशन स्कीम। और ये जो हम पहले बात कर रहे थे टीवी सोमनाथन की जो कमेटी थी, वो टीवी सोमनाथन की कमेटी ने इसको आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम के तर्ज पे इसको लागू करने का विचार बनाया है। अब ये एक प्रपोजल है जस्ट, लेकिन हाँ ये संभावना है कि आगामी आने वाले जो 23 जुलाई को जो आम बजट प्रस्तावित होगा उसमें इसी को लेकर कुछ ना कुछ घोषणाएं हो सकती है। अब आइए हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऐसी कौन सी बात है जो सरकारी कर्मचारी के हित में थोड़ा काम कर सकती है, या यूं कहे कि ओपीएस नहीं आता है तो एनपीएस के मेकओवर में थोड़ा ये कुछ सही रोल निभा सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम एक्ट का गजट है जो 29 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ है। इसमें हम चैप्टर 2 में देखेंगे, इसमें 3 चैप्टर के रूप में ये गजट पब्लिश हुआ है। इसमें हम चैप्टर 2 में देखेंगे कि अगर एनपीएस के मेकओवर में इसकी सहायता ली जाती है तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उसके लिए क्या बेनिफिट होगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपकी पेंशन 25,000 बननी चाहिए और एनपीएस के तहत में आपको केवल 10,000 रुपये ही बन पा रहा है, तो बाकी की जो भरपाई है, बाकी जो 15,000 रुपये है, वो सरकार अपनी तरफ से पूरी करेगी। इसकी ये गारंटी वो देगी, सरकार देगी आपको इस बात की गारंटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये दिया गया है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसकी मृत्यु के बाद में पेंशन उनके स्पाउस को दिया जाना है या उनके नॉमिनी को या किसी को भी मिल रहा है, तो सरकार ये इंश्योर करेगी कि कम से कम 60% उसकी जो लास्ट बेसिक पे है उसकी 60% उसको दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि आपकी पेंशन 25,000 रुपये तय कर दी गई, तो ये जरूरी नहीं है कि 25,000 रुपये से ही आपका पूरा जीवन यापन हो जाएगा। हर 5 साल 10 साल में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें डियरनेस रिलीफ जिसको कहते हैं, डियरनेस रिलीफ का भी प्रोविजन दिया गया है। इसमें चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि गारंटीड पेंशन स्कीम 10,000 रुपये कम से कम उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हो सकता है कि किसी की सर्विस कम समय की है और उसका इन्वेस्टमेंट कम रहा है, तो उस केस में हालांकि इतना कम तो किसी का नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इस केस में कम से कम सरकार ये गारंटी देगी कि 10,000 रुपये उसे पेंशन मिलने ही चाहिए। एपीएस जीपीएस सब्सक्राइबर को ये भी बताया गया है कि आपको हेल्थ केयर स्कीम का भी बेनिफिट मिलेगा, जो कि एनपीएस के अंदर में अभी तक प्रावधान नहीं था। इसके लिए जो पात्रता है या शर्तें हैं, जो कंडीशन होनी चाहिए, किनको मिलेगा इस प्रकार का जो जीपीएस स्कीम है, ये जीपीएस स्कीम उनके ऊपर लागू होगा जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी किए हो। अब 10 साल का मतलब ये नहीं होता है कि 10 साल में आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके जाएंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो 50 की उम्र में भर्ती हुआ हो और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया हो, तो इस केस में 10 साल उसका ऐसे माना जाएगा, तो उसको ये पेंशन लागू होगा। दूसरी बात, कम से कम वीआरएस के रूप में अगर आप वॉलंटियर रिटायरमेंट जा रहे हैं तो 20 साल की सर्विस क्वालिफाइंग होनी चाहिए। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट है, रेंडरिंग ऑफ मिनिमम ऑफ 33 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इफ रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा हो रहा है कि आपके काम के आकलन के आधार पर सरकार आपको घर जाने के लिए कह रही है, तो चलिए उस केस में कम से कम 33 साल सर्विस की होनी चाहिए, तब जाके उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट पॉइंट है, मेडिकल बेस पे अगर किसी को रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो कम से कम उसकी 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी ही चाहिए। अच्छा, वैसे लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो रेजिग्नेशन दे के रिटायर हो रहे हैं या सर्विस से डिसमिस कर दिए गए हैं या कंपलसरी रिटायरमेंट उनको दे दिया गया है। चलिए, इन बातों के सारांश से ये तो पता लग जाता है कि ओपीएस से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ओपीएस एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंतर्गत सरकार आपसे कुछ लेती नहीं थी, उसके बदले आपको पेंशन देती थी और पेंशन की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती थी। उसके बाद उसमें एक जीपीएफ होता था, वो जीपीएफ भी अपने स्वेच्छा के आधार पर होता था, जिसमें 9% आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलता था। अगर आपको इच्छा है तो आप अपनी सैलरी से कुछ पैसे कटवा सकते थे और अंत के समय में जब आप रिटायरमेंट आते थे या वॉलंटियर रिटायरमेंट आते थे तो वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता था। और साथ ही सरकार आपको पेंशन तय कर देती थी, जिसमें आपको जो आपके बेसिक प्लस डीए जो लास्ट होता था उसका 50% आपको मिलता था, और उसके साथ ही हर साल जो 2 बार साल में डीए की बढ़ोतरी होती थी वो भी उसमें मर्ज होता जाता था। तो ओपीएस की निश्चिंतता के कारण एक व्यक्ति जो एक सरकारी कर्मचारी जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी सरकार की सेवा में लगा दिया, उसका वृद्धावस्था एक सेफ हो जाता था। लेकिन जहां एनपीएस आया, एनपीएस ने लोगों के मन में बहुत तरह के भूचाल पैदा कर दिए कि आखिर उनका जो वृद्धावस्था वो कैसे कटेगा। जो लोग काफ़ी उम्र पे सर्विस में आए हैं
जिनकी सर्विस 45 साल 50 साल में लगी है, और उनको जब पेंशन अभी भेजा गया है तो उनकी पेंशन बन रही है 4,000 5,000। अब आखिर जब आदमी 60 साल 62 साल की अवस्था में आकर वो अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए आखिर वो कहाँ जाएगा, किस प्रकार से वो कौन सा दोबारा से ऐसा कौन सा रीएम्प्लॉयमेंट करेगा, ऐसा कौन सा जॉब पकड़ेगा जिससे उसकी जीवन यापन हो सके। इसलिए एनपीएस का पुरजोर विरोध था, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत खुद की ही सैलरी से मतलब बेसिक प्लस डीएस से 10% डिपॉजिट करना पड़ता था, और इसमें जीपीएफ का कोई प्रावधान नहीं था। दूसरी बात, जब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट या रिटायरमेंट जब आएंगे तो आपको केवल 60% मिलेगा, 40% आपकी ही जमा राशि को सरकार जमा कर लेती थी और उसी से पेंशन बनाती थी। अच्छा, पेंशन बनाती थी वो एक गलत बात नहीं है, लेकिन पेंशन बना रही है शेयर मार्केट के प्रॉफिट या लॉस के आधार पर। हो सकता है कि शेयर मार्केट उस समय काफ़ी अप हो तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन जब डाउन हो तो उसका गारंटी कौन लेगा। इसको लेकर सरकारी कर्मचारी और सरकार के बीच में काफ़ी सालों से, मतलब 20 साल तो हो गए कम से कम, उस समय से द्वंद्व चला हुआ था। अब सरकार ने देखा कि भैया मैं एनपीएस तो बंद नहीं करूंगा, तो सरकार ने देखा कि चलो अब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है जिसको नाम दिया है जीपीएस, गारंटीड पेंशन स्कीम। मतलब ये कुछ नहीं है, एक एनपीएस का मेकओवर है। अब जहां तक बात रही जेसीएम स्टाफ साइट की मीटिंग की, तो जेसीएम स्टाफ साइट की मीटिंग का अभी तक कोई भी अपडेट आया नहीं है, और जहां तक हमें लगता है कि 23 जुलाई 2024 को जो आम बजट आएगा इसमें जीपीएस को लेके कोई ना कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आपको ओपीएस से जुड़े हुए अपडेट लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।